नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, बिजली। नमस्ते। हम सब जानते हैं कि ये तारों से होकर गुजरती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक तांबे के तार में बिजली का चलना। और एक ग्लास नमक के पानी में बिजली का चलना, ये तो दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हमारे पास एक लेख है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक मैकेनिज्म्स। तो आज का हमारा मकसद है इन दो अलग अलग दुनियाओं को समझना। हाँ, और खास तौर पर ये जानना कि एक साधारण से घोल के अंदर झांक कर हम उसके रासायनिक राज कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सबसे जानी पहचानी चीज, एक धातु का तार जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट बहता है। इसके अंदर असल में क्या हो रहा है? ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। आप इसे एक सुपर एफिशिएंट हाईवे की तरह सोच सकते हैं। हाईवे। हाँ, धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एक एटम से बंधे नहीं होते, वो आजाद होते हैं। अच्छा। जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हैं, उन्हें एक दिशा मिलती है और वो सब एक साथ बहने लगते हैं। यही करंट है। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन तापमान का इसमें क्या असर होता है? मतलब मुझे तो लगता है कि गर्मी से चीजें और तेज होनी चाहिए, है ना? हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। धातुओं में इसका ठीक उल्टा होता है। उल्टा? वो कैसे? देखिए, धातु के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं, मतलब कैटायन, जो अपनी जगह पर स्थिर हैं। हाँ, वो अपनी जगह पर लगातार कांप रहे होते हैं। जब आप तापमान बढ़ाते हैं, तो ये कंपन बहुत तेज हो जाता है। ठीक है। अब सोचिए कि आप एक भीड़ वाले गलियारे से भागने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग अपनी जगह पर जोर जोर से हिल रहे हैं। तो रास्ते में रुकावट आएगी। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही होता है। ज्यादा गर्मी का मतलब ज्यादा कंपन, और ज्यादा कंपन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा रुकावट, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अरे वाह, मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा ट्रैफिक जाम, ये तो हुई ठोस तारों की दुनिया। लेकिन जब हम पानी में नमक घोलते हैं, वहां तो कोई तार नहीं है। हाँ, फिर भी करंट चलता है, तो वहां चार्ज कौन ले जा रहा है? यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। उस घोल में चार्ज ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो फिर कौन है? वहां है आयंस। आयंस? जब नमक यानी सोडियम क्लोराइड पानी में घुलता है, तो वो सोडियम और क्लोराइड के चार्ज वाले कणों मतलब आयंस में टूट जाता है। अच्छा। और जब आप बिजली लगाते हैं, तो ये आयंस खुद एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं। यही मूवमेंट करंट है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। तारों में तो सिर्फ चार्ज बहता है, तार तो वहीं रहता है। क्या आप कह रही हैं कि घोल में पदार्थ खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। इसे कहते हैं पदार्थ का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ मैटर। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में चार्ज के वाहक यानी आयंस खुद अपनी जगह बदलते हैं, और चूंकि वो रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, जब वो इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं, तो वहां कुछ होता है। हाँ, वहां वो रासायनिक प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो ये सिर्फ एक बहाव नहीं है, ये एक एक्टिव केमिकल प्रोसेस है। तो इसका मतलब अगर हम इस अंदर एक्टिविटी को माप सके तो हम उस घोल के अंदर की रासायनिक कहानी का पता लगा सकते हैं। एकदम सही। और यहीं से ये एक बहुत शक्तिशाली जासूसी उपकरण बन जाता है। जासूसी उपकरण? हाँ, कैसे? सबसे पहले तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज पानी में आयन बनाती भी है या नहीं। जैसे चीनी घोलने पर आयन नहीं बनते, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ। और नमक या एसिड वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। और मुझे याद है इन इलेक्ट्रोलाइट्स में भी फर्क होता है। हाँ, मजबूत और कमजोर। हाँ, और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक पानी में जाते ही मतलब लगभग 100% आयंस में टूट जाते हैं। वो अपने सारे चार्ज कैरियर मैदान में उतार देते हैं। बिल्कुल, इसलिए वो बिजली के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। और कमजोर वाले जैसे सिरका? कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एसिटिक एसिड वो थोड़े आलसी होते हैं। आलसी? हाँ, एक तरह से। उनके 100 में से शायद 2 या 4 अणु ही आयंस में टूटते हैं, बाकी वैसे के वैसे ही रहते हैं। अच्छा, तो उनके पास चार्ज ले जाने के लिए बहुत कम आयन होते हैं। इसी वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक बहुत गाढ़ा एसिटिक एसिड का घोल है, तो भी हो सकता है कि वो एक बहुत पतले नमक के घोल से कम बिजली चलाए। ये तो सुनने में उल्टा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और ये हमें एक बहुत बड़ी समस्या पर ले आता है। क्या? सिर्फ कच्ची कंडक्टिविटी, जिसे हम K से दिखाते हैं, उसे मापना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो घोल में कितने आयन हैं, इस पर निर्भर करती है।
मतलब हम सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन के इस प्रभाव को हटा सकें। बिल्कुल, हमें हर पदार्थ को एक बराबर के पैमाने पर तौलना होगा। और वो तरीका क्या है? वो है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये क्या है? ये बस कच्ची कंडक्टिविटी K को मोलर कंसंट्रेशन C से भाग देने का एक तरीका है। लैम्डा बराबर Kc। इससे क्या होता है? इससे हम ये पूछते हैं, अगर मेरे पास हर इलेक्ट्रोलाइट का ठीक 1 मोल हो तो कौन सबसे अच्छा करंट चलाएगा? अब हम पदार्थों की असल आंतरिक क्षमता की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। हमने तुलना को निष्पक्ष बना दिया, लेकिन स्रोतों में एक और मान का जिक्र है, लैम्डा नॉट। ये 0 का क्या मतलब है? लैम्डा नॉट एक तरह का आदर्श मान है, सैद्धांतिक अधिकतम मान। मतलब? इसे अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। सोचिए, जब घोल इतना ज्यादा पतला हो कि आयन एक दूसरे से मीलों दूर हो। उन्हें दौड़ने के लिए एक खाली हाईवे मिल जाए। बिल्कुल, उस हालत में वे अपनी अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये हर इलेक्ट्रोलाइट की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस क्षमता है। तो ये एक बेंचमार्क की तरह है। लेकिन कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं? वो तो कभी पूरी तरह टूटते ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। हम इसे सीधे माप नहीं सकते, इसलिए हम कोहलरॉश के नियम नाम की एक बहुत चालाक तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, हम मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स के डेटा का इस्तेमाल करके कमजोर वालों के लिए इस अधिकतम मान की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक, किसी खास कॉन्सेंट्रेशन पर असल में मापी गई मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा C, और दूसरी, उस इलेक्ट्रोलाइट की सैद्धांतिक अधिकतम क्षमता लैम्डा 0। अब हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं? अब हम उस राज को खोल सकते हैं। अब हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई कमजोर इलेक्ट्रोलाइट असल में कितना कमजोर है। वो कैसे? हम बस एक साधारण सा हिसाब करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C लैम्डा 0। यानी असल कंडक्टिविटी को अधिकतम संभव कंडक्टिविटी से भाग दे देते हैं। हाँ, और ये जो अल्फा हमें मिलता है, इसे कहते हैं डिसोसिएशन की डिग्री। तो आप कह रही हैं कि हम बस एक घोल में 2 तार डालकर 1 मीटर पर रीडिंग देखकर और कुछ करना करके हाँ, ये बता सकते हैं कि उस घोल में मौजूद लाखों करोड़ों अणुओं में से कितने प्रतिशत अणु असल में टूटे हुए हैं? बिल्कुल, यही इस तकनीक की खूबसूरती है। ये एक तरह से अदृश्य दुनिया में झांकने जैसा है। ये तो कमाल है। एक साधारण भौतिक माप एक शक्तिशाली रासायनिक जासूसी के उपकरण में बदल जाती है। इस सबको समेटने के लिए स्रोतों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई थी। मेटालिक कंडक्शन एक बहुत ही कुशल सिंगल लेन कन्वेयर बेल्ट की तरह है। हाँ, सामान यानी इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ता है, लेकिन बेल्ट यानी धातु अपनी जगह पर रहती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो छोटे छोटे डिलीवरी ट्रकों मतलब आयंस के एक बेड़े का उपयोग करने जैसा है। ट्रक खुद सामान ले जाते हैं। जिसका मतलब है कि वह खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एकदम सही। और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मापना ये गिनने जैसा है कि सड़क पर कितने डिलीवरी ट्रक हैं और वे कितनी तेजी से चल रहे हैं। और वो डिसोसिएशन की डिग्री अल्फा ये बताने जैसा है कि आपके बेड़े में मौजूद 100 में से कितने ट्रक असल में गैरेज से बाहर निकलकर डिलीवरी कर भी रहे हैं। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। तो हमने देखा कि बिजली सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक तार में इलेक्ट्रॉनों का शांत व्यवस्थित प्रवाह भी है। और एक घोल में आयनों की हलचल भरी रासायनिक रूप से सक्रिय यात्रा भी। और उस यात्रा को मापकर हम उस घोल की रासायनिक प्रकृति की गहराई में उतर सकते हैं। कंडक्टिविटी जैसी एक भौतिक संपत्ति और डिसोसिएशन जैसी एक रासायनिक संपत्ति के बीच का ये संबंध, ये एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। और अंत में एक विचार, आज हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे एक धातु में कंपन करने वाले केटायन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा डालते हैं। ये एक तरह की खामी लगती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में वैज्ञानिक जानबूझकर अशुद्धियों को जोड़कर और तापमान को नियंत्रित करके कंडक्टिविटी को सटीक रूप से नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये सच है। तो सवाल ये उठता है, हम कैसे एक पदार्थ में जो बाधा या रुकावट है उसे दूसरे पदार्थ में एक विशेषता या एक नियंत्रण उपकरण में बदल देते हैं? इस पर